नमस्कार। मैं हूं विनोद शर्मा। आप देख रहे हैं नोएडा खबर और आज का विषय है मिशन एडमिशन। जो गौतम बुद्ध नगर जिले में नौनिहालों के दाखिले में जो मशक्कत अभिभावक को करनी पड़ती है, उसी को लेकर हमारी चर्चा है ये। और इस चर्चा में हम ऐसी समस्याओं पर, पेरेंट्स की जो दुविधाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं विलेज केयर फाउंडेशन की विमलेश शर्मा जी, जो निठारी गांव की पूर्व प्रधान रही हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार। इसके साथ साथ युगधारा फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्वेता त्यागी जी हमारे साथ हैं। उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में वो काफी काम कर रही हैं और उनको आए दिन जो पेरेंट्स की जो समस्या होती है उस पर भी काफी चिंतन उन्होंने। श्वेता जी, आपका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे नोबरा के अध्यक्ष रंजन तोमर जी, जो नोएडा विलेज की समस्याओं को लगातार उठाते रहते हैं। और हमारा जो आज का चर्चा का विषय वो प्राइमरी सरकारी स्कूल के साथ साथ जो बड़े स्कूल हैं उनमें जो बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं, मीडियम क्लास के और गांव के बच्चों के, उस पर भी मैं इस पर चर्चा करूंगा। इससे पहले चर्चा शुरू हो, मैं आपको एक ऐसी एक कविता जो बचपन की थी मुझे याद आ गई, मैंने किसी अखबार में पढ़ी थी और उसको सबको सुनाना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को भी और आप सबको भी। वो जी कविता स्वागत है, है। विद्या है अनमोल रतन, इसको पाना बहुत कठिन, जो इसको पा जाता है दुख उसका मिट जाता है। विद्या से मिलता है ज्ञान, सदा लगाओ इसमें ध्यान, मेहनत से जो पढ़ते लिखते वही जगत में आगे बढ़ते, होता है उनका गुणगान, जो पा जाते हैं ये धन, विद्या है अनमोल रतन। तो ये कविता बहुत सुंदर, चरितार्थ बहुत होती है सुंदर। जो पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन जो वंचित हैं, जिनको पढ़ने का इच्छा होती है और उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, उनको अच्छे स्कूल नहीं मिलते, वे बच्चे क्या करें। तो मैं शुरुआत करता हूं विलेज केयर फाउंडेशन की अध्यक्ष विमलेश शर्मा जी से, जो निठारी गांव की पूर्व प्रधान रही है और उन्होंने स्कूल का संचालन किया, स्कूल की बेहतरी के लिए काफी काम किया। वो अभी भी पूरे जिले में भागदौड़ करती रहती हैं। विमलेश जी, जी बताइए कि किस तरह नमस्कार। का अनुभव आपको सरकारी स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी देखने को जी मिलता है। सबसे पहले मैं noidaखबर.com को धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक इतनी ज्वलंत समस्या के ऊपर आप प्रकाश डालने के लिए आपने इस मीटिंग का आयोजन किया है। विनोद जी, जैसा कि आप भी इसी क्षेत्र से हैं और मैं भी, तो हमारे समय में जब तक नोएडा नहीं आया था तब तक तो हम ये सोच सकते थे कि यहाँ पर शिक्षा के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज जब नोएडा को अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इसको एजुकेशन हब कहा जाता है, एजुकेशन और मेडिकल हब कहा जाता है। लेकिन ये बात अभी भी सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि एजुकेशन हब जो है यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास, जिनकी जेब में पैसे हैं। जिन लोगों को जो यहाँ पर मध्यम मध्यम वर्ग, और मध्यम से भी मैं कहूंगी निम्न वर्ग जो है, और स्पेशली जो, जैसा कि ये नोएडा औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर उद्योगों में जो इतने सारे मजदूर काम करते हैं, इतनी बड़ी रंजन औद्योगिक जी का नगरी स्वागत होने है के आज के इस कारण यहाँ कार्यक्रम पर। में। जी हाँ, बहुत धन्यवाद सर। रंजन जी हमारे बीच में आ गए हैं। हाँ, आप जी जी चर्चा जारी धन्यवाद सर, रखिए। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। स्वागत है, जी जी। स्वागत है। जी जी। तो ये औद्योगिक नगरी होने के साथ तो जो यहाँ पर मजदूरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं सरकारें इस चीज में विफल रही हैं कि मजदूरों को ध्यान में रख करके उन्होंने शिक्षा की कोई योजना नहीं बनाई। हर हर गांव में प्राइमरी स्कूल है सरकार की तरफ से, लेकिन वो उनकी एक लिमिटेड संख्या है कि इतने बच्चों को ही वो दाखिला देंगे। और वो आप भले ही सरकार की तरफ से कितना भी कहा जाए कि आरटी है जिसमें राइट टू एजुकेशन जो है, 14 साल तक के बच्चों को बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाएगी उसमें, लेकिन हम अपने आसपास हमेशा देखते हैं कि मजदूर वर्ग के बच्चे जब जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको लेकर के कि इनका आधार कार्ड क्यों नहीं है,
कि इनके पेरेंट्स का आधार कार्ड क्यों नहीं है, इनका जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं है, जबकि वो मजदूरों का हमेशा ऐसा ही होता है कि वो आज एक जगह पर हैं, कल दूसरी जगह पर हैं, मतलब कुछ साल एक जगह पर रहते हैं, फिर दूसरे साल 2-3 साल बाद कहीं और होते हैं, या वो गाँवों से आए होते हैं सीधे। तो उनके पास कहीं ना कहीं इन कागजों की, इन ये जो प्रपत्र होते हैं, इनकी कमी रहती है। तो उसमें ये समस्या आती है कि उनको टालने का एक रहता है कि जब वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो उनको टाल दिया जाता है एक तरह से कि भाई आप ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, और अगर वो कहीं वो चीजें नहीं लेकर आए तो उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। अभी अभी भी मैंने पिछले दिनों एक बिल्डिंग साइट थी, कंस्ट्रक्शन साइट, मैं वहां पे देखा, मैंने करीब करीब 20 बच्चे थे वहां पर, जिनको मैंने चाहा कि भाई इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। मैंने जाके पता करा तो वो बच्चे दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। मैंने पता किया और मैंने यहाँ पे जो जिले में जो योजना अधिकारी, परियोजना अधिकारी होते हैं, तो वो थी मैडम खरे थी, वीडियो पहले रही थी वो, मेरी उनसे पहचान थी। मैंने उनके उनके समक्ष भी इस बात को रखा और उन्होंने ये एक संदेश भी दिया उनको, बीएसए को भी यहाँ पर। लेकिन उस घटना को भी 1 महीने के करीब हो गया है, अभी तक कोई उस बारे में बात नहीं हुई कि उन बच्चों को शिक्षा दी जाए। मतलब समग्र रूप में देखें तो ऐसी समस्याएं नोएडा में जगह जगह हैं, क्योंकि जगह जगह कंस्ट्रक्शन साइट भी बनी हुई हैं, जगह जगह गाँवों में लेबर के वो लोग भी रहते हैं, लेबर क्लास बहुत ज्यादा रहती है। और गाँवों में नहीं, सेक्टरों में भी जो डेवलपिंग सेक्टर हैं, नए सेक्टर बस रहे हैं, उनमें भी इस तरह की गतिविधियां बहुत होती हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों के बच्चे रहते हैं, मजदूर रहते हैं, तो उनके लिए शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। आरटीई अपने आप में एक है, यहाँ पे सरकार प्रयास कर रही है, बीएसए विभाग द्वारा 3-3 बार उसकी लॉटरी निकाली जाती है, लेकिन उसमें क्या है कि जो जो बड़े स्कूल हैं वो तो बिल्कुल ही पीछे हाथ खींच लेते हैं, वो उन बच्चों को एडमिशन नहीं देना चाहते। तो ये तो एडमिशन के जो लेवल पे जो मेरा कहना है कि ये इस तरह की समस्याएं मैंने निजी तौर पे देखी है, ग्रास रूट लेवल पे देखी है। जी धन्यवाद। नोएडा जैसे शहर में मैंने पढ़ा कि आरटीई के लिए पेरेंट्स की आय 1 लाख रुपए होनी चाहिए। पेरेंट्स की आय 1 लाख रुपए होगी तभी वो बड़े स्कूल में दाखिला करा सकते हैं। अब ये सोचने की बात है कि जिस पेरेंट्स की आय 1 लाख रुपया है साल की, वो 8,000 रुपये महीने उसकी आय हुई, और 8,000 रुपये में उसका घर का खर्चा भी चलना है, किराया भी देना है, और कोई ऐसा जी जी पेरेंट्स है और कोई ऐसा स्कूल है जो उसके बच्चों को दाखिला दे देगा उतनी सस्ती शिक्षा में? तो ये जो बिल आय का स्लेब है, इसको नोएडा जैसी जगह पर बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरी बात एक और, मैं क्योंकि आप सब इस समय मौजूद हैं तो मैं एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण दे रहा हूं कि हमारे नोएडा से सटा हुआ दिल्ली का इलाका है, चिल्ला रेगुलेटर से जी और घड़ौली तक, यहाँ पर 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, और सुबह शाम की शिफ्ट लगाएं तो 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गई। तो ये मुश्किल से 3-4 किलोमीटर का एरिया है जिसमें 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। और प्राइमरी स्कूलों की संख्या का तो मुश्किल है, क्योंकि वो हो सकती है 20-25 के करीब होंगी। और तो और, अगर नहर पार करते ही, मतलब ये नहर के किनारे का, नहर पार करते ही अगर मयूर विहार, कोंडली, कल्याणपुरी के पास देखेंगे तो वहां पे 4 स्कूल हैं सीनियर सेकेंडरी। इसके अलावा खिचड़ीपुर में 3-4 स्कूल हैं। आप सोचिए कि वहां पर गांव का अलग और खिचड़ीपुर जो कॉलोनी है उसका अलग सरकारी 12वीं तक के स्कूल हैं। और नोएडा जैसे शहर में शर्म आती है मुझे कहते हुए कि यहाँ पर केवल एक इंटर कॉलेज सरकारी है, एक लड़कियों का इंटर कॉलेज है, एक महामाया है, एक पंचशील है। अगर ये एडीडी स्कूल ना होते, गांधी स्मारक, गढ़ी चौखंडी श्री कृष्ण वाला, भवानी शंकर इंटर कॉलेज, या जो अब थोड़े बहुत इस तरह के हुए, अगर ये नहीं होते तो बच्चों के दाखिले कैसे होते? और साथ ही मुझे लगता है कि अब सरकार ने नोएडा जैसी जगह, जैसे पंचायतें खत्म हो गई हैं, यहाँ पर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना बंद कर दिया है, स्कूल बनाने बंद कर दिए हैं। ये ऐसे कैसे संभव है? और रही बात उन स्कूलों की जहाँ पर सस्ती शिक्षा और बेहतर स्कूल में मिल सकती है, उन स्कूलों को भी मतलब सस्ती दरों पर जमीन अगर मिलती है तभी तो वो रियायत दे पाएंगे बच्चों के लिए। रंजन तोमर जी, क्या कहेंगे आप? सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। जी मैं थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया है, तो मुख्य रूप से मैं कई सारी जो हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्रणाली जो है, इनमें जो समस्याएं हैं, मैं जो खुद फर्स्ट हैंड जानता हूँ, जो समझता थोड़ा हूँ, जो आगे देख रहा आगे हूँ, बढ़ के करिए, उनके थोड़ी बारे में। आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ी हल्की सी आवाज। हाँ, थोड़ी सी जी आगे। सर, अब आ पा रही है आवाज? हाँ, आवाज अब मैं ठीक तो है थोड़ा। तेज कोशिश करूंगा। हाँ तो सर यहाँ जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं,
हाँ इसमें मैंने देखा है कई सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत से शुरू करूंगा। जब से हाँ नोएडा प्राधिकरण ने ये नोएडा के जो अथॉरिटी के बारात घरों को टेक ओवर कर लिया है, तब से जो ये सबसे जो सब शुरुआत होती है, जैसे प्ले स्कूल होता है, तो वो सबसे शुरुआती शिक्षा होती है बच्चे की। शहर में तो प्ले स्कूल में लोग डाल देते हैं, गाँव में जो है हमारी आंगनबाड़ी की जो है टीचर बैठा करती थी। अब वो पहले बारात घर में बैठ जाया करती थी, आज इतनी स्थिति खराब है आंगनबाड़ी की टीचरों की, तो वो जगह ढूंढती फिर रही थी कहाँ पे बच्चों को खेलना पढ़ना की जो क ख ग है जो शुरुआत है वो कैसे कराई जाए, उसका इंतजाम कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज में बहुत ज्यादा परेशान है हमारे यहाँ की, जो मैं खुद ये चीज कही आंगनबाड़ी की टीचर्स, और लेकिन वो इस बात को लेके आगे बात नहीं बढ़ाती है, क्योंकि फिर उनकी नौकरी पर सवाल आ जाएगा। बीएसए से भी मैंने बात की है, वो भी इस बात को प्राधिकरण पे डाल देती है। प्राधिकरण ने अपनी पल्ला वैसे झाड़ लिया, क्योंकि वो जो है वैसे भी उन्होंने पूरा प्राधिकरण ने बारात घरों का टेक ओवर कर लिया है, वहां वो जगह देते ही नहीं है। दूसरा, जो सरकारी स्कूल है उनमें मैं देखता हूँ कि कई जगहों पे जितनी भीड़ है, कई बड़े गांव हैं, जैसे मैडम अब अभी बता रही थी, वहां पर इतने सारे बच्चे हो गए हैं और शिक्षिकाएं बहुत कम है। कहीं पे बच्चों को एडमिशन नहीं प्राप्त हो रहा है। अभी कल मैं एक सरकारी विद्यालय के कार्यक्रम में गया हुआ था सर, तो वहाँ एक बहुत ही मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर भी कि कुछ एक या दो ऐसे व्यक्ति थे, उन्हें वो नाना जी कह रहे थे, वो 40 से 50 छात्रों को जो लेबर कैंप में रहते हैं, उन्हें अपनी फैमिली के आसपास के सब बच्चों को लेकर आते थे सरकारी स्कूल में हमारे गांव में, रोहिल्लापुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में। उन्होंने उनका एडमिशन करा, दाखिला कराया, और बड़ी मुश्किल से 2-4 महीने 6 महीने जितने समय के लिए भी लेबर कैंप वहां लगेगा, वो लगातार लेकर अपने बच्चों को छात्रों को स्कूल में आते हैं। लेकिन स्कूल में शिक्षिकाएं दो ही है, 90 के करीब बच्चे हैं, 3 या 4 कक्षाएं हैं कम से कम, उनमें किस तरीके से टीचर उन बच्चों को पढ़ा पाएंगी, ये सोचने का विषय है। एक विषय ये भी है कि खेल-कूद संबंधी या कल्चर संबंधी कोई सुविधाएँ सरकारी विद्यालय बहुत लिमिटेड देते हैं। कोई सीएसआर के माध्यम से या कोई कंपनी किसी तरीके से अगर दे दे, तब तो इनके पास कुछ खेल-कूद से संबंधित हो जाती है, जबकि बच्चे का सर्वांगीण विकास खेल-कूद के माध्यम से अगर कोई न कोई चीज़ हो अवेलेबिलिटी, तो ही हो सकता है। उसका कोई सुविधा नहीं है, इसके बारे में भी प्राधिकरण को सोचना चाहिए। प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, प्राधिकरण नहीं करता अपनी जिम्मेदारी, भी ऐसे हम्म, प्राधिकरण पे डाल देता है, पैसे नहीं है और प्राधिकरण भी ऐसे पे डाल देता है कि जी वो हमें लिखेंगे तब हम सोचेंगे। बहुत बड़ा मजाक एक तरीके का हमारी शिक्षा के ऊपर किया जा रहा है। जहां तक हम्म, बात है आरटीई की, जैसे मैडम ने बताया सर, आरटीई का बहुत बड़ा एक खेल यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें पहली बात तो बड़े स्कूल तो ग्रामीण बच्चों को तो लेते ही नहीं है सर, जो आपने बात करी 1 लाख वाली बात, उसी तरीके जो ग्रामीण छात्रों के लिए जो 5% का जो आरटीआई के माध्यम से भी हमने जानकारी निकाली थी, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि 5% का आपको रिजर्वेशन है, जो हमारा अधिकार है। ऐसा भी नहीं कि हम कोई अपने अधिकार से ऊपर मांग रहे, किसान ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उन्हें जो है एडमिशन प्राप्त नहीं होता है। जब भी हम जाते हैं, कई बार हमने एडमिशन में कितनी कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है, जिससे कई बार माँ बाप, खासकर गांव के जो लोग हैं, वो अपने जो है एडमिशन का प्रयास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये विद्यालय में जाके उन्हें एक तरीके से बेइज्जत करते हैं, बार बार बुलाते हैं, परेशान करते हैं, उनके कागज ये चाहिए वो चाहिए आपके घर में। एक ऐसे भी मुझे कई लोग ऐसे मिले गांव के लोग, जिनके घर में अगर मोटरसाइकिल भी थी या उनका पक्का मकान भी था, तो वो उसको कहते हैं कि आपके यहाँ, जबकि इन्हें अधिकार ही नहीं है, वहां जांच करने पहुंच जाते हैं प्राइवेट विद्यालय के जो अधिकारी होते हैं या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उन्हें भेज देते हैं। जबकि इन्हें अधिकारी ने, जब एसडीएम का लग चुका है, आपके पास कागजी सबूत लग चुके हैं, फिर भी आपको चाहिए पांच। इसका इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोगों का अधिकार है, उसे आरटीई के माध्यम से एक तरीके से खत्म करा जा रहा है, जो 5% और आरटीई को मिक्स करके। और हम्म, आरटीई के माध्यम से हम ये नहीं कहते कि गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिले, उन्हें भी मिले। और ग्रामीण जो किसान है, जिनकी जमीन यहाँ से ली गई है औने पोने दामों पे, उन्हें भी 5%। पहली बात तो इसमें विद्यालयों में नौकरी की बात आज है नहीं, ऐसा विषय नहीं है, लेकिन नौकरी में भी 5% का अधिकार होना चाहिए। तो ये सर मुझे लगता है कुछ मुख्य मुद्दे हैं, आरटी के ऊपर बहुत काम करना जरूरी है। इसे इसका माहौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव यहाँ चल रहा है, खेल चल रहा है। ये एडमिशन दूसरे बच्चों को दे देते हैं और गांव के बच्चों को नहीं देते हैं, और उन कोशिश ये चली जाती है कि गांव के बच्चों के साथ किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कहानी बनाकर, कभी बेइज्जत करके, कभी उन्हें बार बार बुला के परेशान करके कि आपका नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई कहानी बनाकर। मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो नंबर शो करते हैं, उसमें भी कोई ना कोई
डीएसए ऑफिस से मिलके और कोई ना कोई घपला होता है जिसमें कम नंबर शो किए जाते हैं आरटी के तहत। तो बहुत सारे आरोप हैं, इनका जो है प्रयास इन्हें करना पड़ेगा। अन्यथा ग्रामीण क्षेत्र में हम जैसे लोगों को, प्रधान जी को, श्वेता जी को, हम जैसे लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा। आपके मार्गदर्शन में एक तरीके का युद्ध, एक अपने अधिकारों की लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी। ऐसे तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्वनाश कर देंगे सर। नहीं, आपने जो बात कही, मैं तो बहुत दिन से ये बात भी रख रहा हूँ कि एक एजुकेशन सेल या एडमिशन सेल जिलाधिकारी के यहाँ बनाया जाना चाहिए। और सारे गांव के जो बच्चे दाखिले के लिए जाते हैं, अगर वो किसी स्कूल में, क्योंकि एक क्राइटेरिया है कि जिस गांव की परिधि में जो स्कूल है सबसे नजदीक, वहां दाखिले का अधिकार उनको है, उनको होता है। तो वो सेल बने, वहां जी पे जी बच्चों के नाम भेजा जाए और वो 3 स्कूलों के ऑप्शन दे और उसके आधार पर उनके बच्चों का दाखिला सुनिश्चित हो। हर महीने उसकी मीटिंग हो डीएम के यहाँ कि भाई कितने बच्चों के नाम भेजे थे, बिल्कुल। कितनों के दाखिले हुए। अगर इस तरह का कोई सिस्टम बनता है तो ठीक है। श्वेता जी, आप तो बराबर स्कूल भी चला रही हैं जो छोटे वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, तो किस तरह की समस्याएं आपके पास पेरेंट्स आते भी हैं और भी अपने बच्चे, क्योंकि अपने बच्चों को भी पढ़ाया है, तो बड़े स्कूलों में दाखिले में उनको भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। श्वेता जी। सब पहले तो सभी को नमस्कार। सभी बड़े हैं आप, रंजन भैया। सर, एजुकेशन लाइन में मुझे आपका 23 ईयर्स हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, ये आती है कि जो हमारे स्कूल हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जो खुले हुए निजी तबके के स्कूल जो हैं, जो आपका जूनियर प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को जूनियर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो बच्चे 9th और 10th में आते हैं, तो यहाँ पर आपका हमारे इलाके में यूपी बोर्ड के कोई स्कूल नहीं है। जैसा आपने बताया, यहाँ हमारा स्कूल है, पंचशील स्कूल है, या एक दो गवर्नमेंट स्कूल है, कन्या पाठशाला स्कूल है। सर, जो आदमी यहाँ पे 8,000 या 10,000 महीने की इनकम है इसकी, उस इनकम में वो किराया भी दे रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर रहा है। लेकिन इन स्कूलों में भी ऐसे आदमी जो अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि आप पंचशील और महामाया के चार्जेस भी देखेंगे तो जो नॉर्मली परिवार के लोग हैं वो उस फीस को नहीं भर सकते। मेरे पास अभी परसों ही एक केस आया था, उनके बच्चे आपका 5th क्लास में पंचशील स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैडम जी, हमने ये सोच के एडमिशन कराया था कि सरकारी स्कूल है, कम फीस में या बिना पैसों के हमारा बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन जब हमने एडमिशन करा दिया, अब हमारे बच्चा हॉस्टल में उनको कंपलसरी कर दिया, वो हमसे हॉस्टल चार्ज भी मांग रहे हैं, हमसे आपका बस के पैसे भी मांग रहे हैं, फीस भी मांग रहे हैं। लेकिन हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने बच्चे को उस स्कूल से निकाल के घर बैठा लेंगे। मैडम जी, सरकारी स्कूल तो यहाँ पे नहीं। तो सर, ये बात है कि यहाँ पे हम भी सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि हम आपका उन बच्चों को आपका 8वीं क्लास के बाद कौन से स्कूलों में भेजें। बहुत सी लड़कियां होती हैं, कन्या पाठशाला में सीटें नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हम जैसे हमारे जैसे स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं, प्राइमरी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, पर उन बच्चों के पहली बात तो एडमिशन के लिए सीटें नहीं होती हैं। और अगर एडमिशन होते हैं तो उन बच्चों के, उन लोग के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो वहाँ के एडमिशन चार्ज या मंथली जो फीस है, क्योंकि कन्या पाठशाला की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मंथली 1200 से 1500 रुपए मंथली चार्ज लगाया जाता है। तो सर, जो लोग आपका 8 से 10,000 रुपए लोग इनकम कर रहे हैं, वो कैसे उस फीस को भरेंगे? तो सबसे बड़ी परेशानी आती है यहाँ पे बच्चों को 9th 10th 11th 12th में एडमिशन कराने में। हाँ, जूनियर प्राइमरी तक तो हम आपको कर लेते हैं, हम जैसे स्कूल में बच्चों को कोऑपरेट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपका 200-300 रुपए फीस में वो पेरेंट्स हमारे स्कूल में पढ़ा ले, अगर सरकारी में एडमिशन नहीं हुआ है। तो सर, सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपका यहाँ पे ऐसी सुविधा होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि यहाँ पे बच्चों को जो है हाई स्कूल और इंटर स्कूल करने में प्रॉब्लम ना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है। जो कुल मिला के जो दिक्कतें आई हैं वो ये है कि हम अगर 5वीं क्लास तक के अगर 100 स्कूल है सपोज करो, इन नोएडा जैसी जगह पर, और वहां से अगर एक स्कूल से भी 50 बच्चे निकले, तो कुल मिलाकर लगा लिए 5,000 बच्चे हो गए। लेकिन छठी बिल्कुल में सर। दाखिले के लिए अगर देखेंगे तो छठी में दाखिले के लिए पता चला कि सीट है केवल 1,000 या 1,200 1,500, तो बाकी हाँ 3,500 जी, बच्चे कहाँ जाएंगे? और आ अगर जाएंगे। उसके बाद छठी में देखेंगे, पता चला कि वहाँ जो पब्लिक स्कूलों के बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो जो एक मिनट, जो बच्चे उसमें दाखिला लेते हैं, उसके बाद उनके सिस्टम सही नहीं हो पाता है और वो बच्चों को अधूरी पढ़ाई। तो ये जो हमारा सरकार का जो सिस्टम है, मतलब स्कूल चलो अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके तो कोई मायने ही नहीं है। फिर क्या फायदा अगर इस तरह की नहीं सर, व्यवस्था है, तो इसके क्या मायने हैं? रंजन जी। सीनियर एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है हाँ, बच्चों को सर।
जो चीजें हम फेस कर रहे हैं सर, आपका सीनियर एजुकेशन में बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। जो गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं तो वो पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाते हैं, लड़कियां सिलाई सीखने लगती हैं, उनकी शादी कर दी जाती है मजबूरन। जब घर में बच्चे पढ़ाएंगे तो यही काम होते हैं, और हम भी बिल्कुल। कई बार आपको मजबूरी पाते सर, हम आगे नहीं कर पाते हैं बच्चों के लिए कुछ। हाँ बिल्कुल रंजन जी, क्या बिल्कुल कहेंगे सर, आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत दुखद स्थिति है। और हमारा बढ़ता हुआ शहर है, दिन प्रतिदिन यहाँ की जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ के क्षेत्रों में बढ़ रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि यहाँ के जो शहरी क्षेत्र है, वो फ्लैट है, इनमें लोग रह रहे हैं, उनके नजदीक में सटे हुए जो गांव है वो स्लम बनते जा रहे हैं, और उनमें भीड़ और डेंसिटी इतनी बढ़ रही है कि कोई उसका और उसका कोई पॉपुलेशन सेंसस भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमें पता नहीं चलता, उनको पता, चलो हमें पता नहीं चलेगा आम लोगों को, लेकिन कम से कम प्रशासन और सिस्टम को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस तरीके की डेंसिटी हम इन क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, और उन लोगों को कितनी आवश्यकता है। जो आपने बातें गिनवाई, जो श्वेता जी ने बातें गिनवाई, वो कितनी दर्दनाक है कि 6,000 10,000 अगर छात्र हैं और आगे बढ़ के सीटें कम होती जा रही हैं, सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा प्रदान करने की, और वहां पे वो ना सीटें प्रदान कर रही है, ना बढ़ा रही है, और उल्टा कम करते जा रहे हैं। तो इसके लिए एजुकेशन से संबंधित कार्य जब यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, प्राधिकरण को लेनी पड़ेगी। प्राधिकरण अपने आप को सर्वे सर्वा मानता है, हर चीज के लिए जिम्मेदार मानता है, जिम्मेदार बताता है, जिम्मेदार क्या, खैर जिम्मेदारी तो प्राधिकरण लेना चाहता भी नहीं है बहुत सारी चीजों की, बस अपने आप एक राज, जैसे अंग्रेजी राज करते थे इस तरीके से राज करना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक दिन इस चीज की निश्चित करनी होगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम मुझे लगता है सेंसस भी सर होना चाहिए, सेंसस कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ रिजाइड कर रही है। लाखों की आबादी में सलारपुर, सदरपुर, छलेरा, इनकी ग्रामीण क्षेत्र ममूरा में अगर आप देखोगे तो लाखों लाखों छात्र, लाखों लाखों लोग रह रहे हैं, और उनके हिसाब से उस रेशो में कोई भी सरकारी स्कूल, अफोर्डेबल स्कूल अवेलेबल नहीं है। एक तरीके की जनसेवा ये बजट स्कूल्स कर रहे हैं, श्वेता जी का स्कूल हुआ, ऐसे बहुत सारे बजट स्कूल हैं जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी लिमिटेड में ही प्रयास कर सकते हैं, रंजन अपने भैया, घर से बिल्कुल नहीं आ सकते जी। स्कूल है बस गिनती के सरकारी स्कूल है, और जहाँ पे जब हम एडमिशन ले जाते हैं सीटें फुल हो जाती हैं, वो सीटें पता नहीं कैसे फुल होती हैं जी जी वो गिनती के। सब विनोद जी, जैसा कि मैं एक उदाहरण बता हाँ। दूं आपको कि अगर मैं निठारी को ही लूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हाँ। वहां पर छोटे छोटे स्कूल जो जो इस वर्ग को, जो बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो वो उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उन छोटे स्कूलों में, वो लगभग उनकी संख्या 25 के आसपास है। और जहां से हर वर्ष, अगर कक्षा 8 की बात करें, तो कक्षा 8 में अगर हर स्कूल से हम ये भी मान लें कि 50 बच्चे निकलते हैं, तो 1200-1500 बच्चे एक निठारी से निकल रहे हैं। वो 1200-1500 बच्चों को हम कहाँ कराएं, जबकि सेक्टर 12 का एक स्कूल है पास में, जहाँ पे 9वीं कक्षा में दाखिला होना चाहिए, बाकी सारे स्कूल उससे दूर है, नियरेस्ट सेक्टर 12 का है। तो जब हम अपने विधायक से ये बात करते हैं कि स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, अभी हमारी चिट्ठी गई हुई थी विनोद जी, चिट्ठी गई हाँ। हुई थी, और इस पर पिछले 12 सालों से काम हो रहा है इस चिट्ठी पे, और फिर उस चिट्ठी पे ये लिख दिया गया, क्योंकि क्राइटेरिया ही सरकार का ऐसा है कि 5 किलोमीटर से कम एरिया में स्कूल नहीं खोल सकते। क्यों नहीं वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को देखते हुए वर्टिकल क्यों नहीं सोचते हैं कि हमें वर्टिकल यहाँ पे सोचना पड़ेगा, हम हॉरिजॉन्टल सोच करके नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक एक गांव में, जैसा अभी रंजन ने बताया कि 1-1 लाख की पॉपुलेशन है, तो वो इस चीज को हमारी सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि हम जितने भी सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको सबको इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा कि इतने सालों पंचायतें समाप्त हो गई, बात कहने का भी अधिकार नहीं रहा। तो हमारे और मैंने जैसे सबसे पहले ही कहा कि जेब में पैसे हैं तो एजुकेशन हब है नोएडा, जेब में पैसे आपके चाहिए, पैसे नहीं है तो आप अपने घर बैठिए, आपके बच्चे को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सरकारी स्कूल कहाँ तक पूर्ति करेंगे? प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन में भी मैंने जब सबसे पहले बताया कि जो कमजोर वर्ग है, क्योंकि टीचर्स की संख्या कम है, वहां पर कमरों की संख्या कम है, और पुराने गांवों में तो निठारी जैसे गांव, निठारी है, झूनपुरा है, हट्टा, हरौला जैसे गांवों में स्कूलों की बिल्डिंग बने हुए 30 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, वो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, उन बिल्डिंग में कोई काम करवाने के लिए नोएडा अथॉरिटी तैयार नहीं है। तो हमारी तो ये एक बहुत ही बड़ी हम विडंबना है कि हम गांवों के साथ तो इतना सोतेला व्यवहार हो रहा है कि जैसे जैसे किसी सौतेले उसके साथ, औलाद के साथ व्यवहार किया जाता है। हम गांवों को तो उस स्थिति में पहुंचा दिया गया है बिल्कुल, कि आप किसी भी स्थिति में पड़े रहो, बस
आपका कुछ नहीं कहीं भी सुना जाएगा। और यदि आप में से कुछ लोगों ने मेहनत करके या किसी भी तरह से करके, या जिनके पास अब पैसे आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पैसों के बल से पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल गाँवों में तो बहुत ही बुरी हालत है, और मैंने कहा डेवलपिंग सेक्टर्स में भी यही हालत है। जो सेक्टर बिल्कुल। अभी नए डेवलप हो रहे हैं वहां पर भी सेम यही हालत है। तो बहुत नहीं, बहुत बहुत विडंबना है ये बहुत शिक्षा सारे प्रणाली के लिए। सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मकान बने हैं, जैसे बने सेक्टर हैं, हाँ 71 है, जी। जैसे सेक्टर 71 है। लेकिन वहां के लिए कोई 110 सरकारी भी है स्कूल तो सर, बना नहीं, 93 भी जबकि है। क्राइटेरिया हाँ में वहां पर सरकारी स्कूल भी होना चाहिए, वो भी गांवों के ऊपर सौंप दिया गया, उसके आसपास जो गांव होगा उसमें करा देंगे। जी तो जी ये जी सबसे जी बड़ी जी, बात ये है बिल्कुल। कि इन सरकारी स्कूलों में दो सुझाव, मतलब सुझाव के रूप में भी आप लोग अब बताएं। मेरी तरफ से एक संकेत ये है कि जितने भी इंटर कॉलेज हैं या प्राइमरी स्कूल हैं या जूनियर हाई स्कूल हैं, उनका उच्चीकरण हो, अपग्रेडेशन हो, उनकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और जो एडीडी स्कूल हैं पूरे नोएडा में, उन एडीडी स्कूलों में जिलाधिकारी, नोएडा प्राधिकरण मिलकर सीएसआर के जरिए उनमें पैसा खर्च करे, ताकि उनकी क्षमता बढ़े। रंजन जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मुझे एक बात और कहनी है। एक तो सीएसआर का इस्तेमाल अपग्रेडेशन में ज़रूरी है। साथ में जो अब मैं आपने बताया कि एक्ट के तहत ही ज़रूर रूल चलता है कि भई 5 किलोमीटर का अगर कोई रेडियस का अगर ऐसा है रूल, तो मुझे लगता है उसको अमेंड करने का, जैसे अभी ये लिफ्ट एक्ट के लिए शहर में लोगों ने बहुत बड़ी एक आंदोलन चला रखा है कि लिफ्ट एक्ट आपने बहुत 2017 में सर ये से बात उठा रखी है कि लिफ्ट एक्ट जो है वो पास होना चाहिए, अमेंड होना चाहिए जरूरत के अनुसार। ऐसे ही अगर कोई एक्ट ऐसा है जो कहता है कि इतना रेडियस के अंदर एक ही स्कूल हो सकता है, तो ऐसे एक्ट को भी बदलने के लिए हमें अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर ये बात रखनी चाहिए, मुख्यमंत्री तक बातें पहुंचानी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो सीएसआर इनिशिएटिव की बात है, पहली बात तो सीएसआर इनिशिएटिव के तहत सारे जो भी जितने भी स्कूल हैं सरकारी, जितने भी पुराने हो चुके हैं, एक समय सीमा के 10 या 15 साल है, उससे ऊपर के सभी स्कूलों को हम ठीक करने के लिए प्राधिकरण को और जनप्रतिनिधियों को हमें लिखना पड़ेगा, निर्धारित बतानी पड़ेगी यहाँ यहाँ पे है जानकारी। और अगर ये नहीं करते हैं तो देखिए सर, इसके खिलाफ आंदोलन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण के पास बहुत सारे खर्चे करने के लिए पैसे होते हैं। ऐसा नहीं है जिनके पास सरकारी स्कूल को ठीक करने के रखरखाव के पैसे ना हो। ये दुनिया भर का भ्रष्टाचार कर लेते हैं। कभी बैंकों में बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की एफडी मिलती है, एफडीआर कभी जमा किसी करा दूसरे देते हैं। बैंक में कर देते हैं, कभी करोड़ों के इनके पास करोड़ों नहीं किलो के हिसाब से इनके पास हीरे मिलते हैं। तो भ्रष्टाचार की जननी है नोएडा प्राधिकरण। ये कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि यहाँ जिन लोगों पे राज कर रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, कम से कम उनकी, और जो यहाँ आके बस रहे हैं, जो इनके द्वारा बसाए गए शहर को सेवा प्रदान कर रहे हैं, जो लोग जो वहां पे रहते हैं गाँव में आके, उन लोगों के लिए कम से कम शिक्षा का स्तर ये अच्छा कर सके। और कई स्कूलों में काम हुआ, ऐसी बात नहीं है सर, कुछ स्कूलों में काम हुआ, लेकिन वो एक्सेप्टेबल लिमिट में नहीं है। अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। कई जगह कमरों की आवश्यकता है, बहुत जगह कमरों की आवश्यकता है सर। एक एक दो बना देते हैं और कह देते हैं नहीं है आवश्यकता। फंड क्यों नहीं है इनके पास? और चीजों के लिए क्यों फंड होते हैं? रोड खराब होता नहीं है सर, कई जगह हम देखते हैं 4 4 बार रोड बन जाते हैं बिना बात के। शहरी गाँव में एयरपोर्ट टूटे में रहते हैं, सरकारी स्कूल टूटे 37% रहते की हैं। भागीदारी है नोएडा प्राधिकरण। एयरपोर्ट जो पुराना बन रहा है शहर उसमें सर, 37.5% वहां जा रहा है, पुराना लेकिन यहाँ स्कूलों के पुराना लिए पैसा नहीं। शहर पुराना शहर जिसे संभाला नहीं जा रहा, न्यू नोएडा सर ये बसाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे होगा सर ये बताइए? मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये झूठ का पुलिंदा वो है नोएडा प्राधिकरण है। पानी की सप्लाई के लिए मैंने एक आरटीआई डाली थी, इनसे पूछा भी हाल ही में कि भाई पानी कितनी गाँव में आप सप्लाई कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सब 81 गाँव में। झूठ भी बोलने लग गए अब। कौन से 81 गाँव में पानी दे रहे हैं सर? ये बहुत नहीं, सारे यदि ऐसे गाँव यदि के जो बताता हूँ कि जिनमें गाँव में पानी तक आज तक नहीं आ रहा सप्लाई का। तो ये रंजन भाई, बहुत गांवों की सारे बात नहीं है, पानी तो ये सेक्टर में भी नहीं दे पा रहे। 3 मंजिल का नक्शा पास कम करते से हैं, ये कम पानी आपकी पहली मंजिल पर भी नहीं चढ़ पाता। एक वो बात अलग और है मैडम मीटर जी, लगाने की सप्लाई बात में करते अगर ना हैं। हो, पूरे गांव में नहीं सप्लाई ना हाँ हो, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो होता है कि आपके यहाँ सप्लाई कम आ रही है या उस पर्टिकुलर जगह पे पानी की सप्लाई नहीं है, लेकिन पूरे का पूरा गांव में सप्लाई जहाँ आज तक आई नहीं, वहां पे भी आप झूठ बोल रहे कि आ रही हाँ, है। वहां के लिए मुंगेर भी में नहीं आ रही है, मंगरौली छपरौली में नहीं आ रही है, बहुत सारे गाँव में गिनवा दूंगा आपको जिनमें गाँव अभी में नहीं आ सप्लाई रही नहीं है। है हाँ, अब तक। और ये लिख के दे रहे हैं कि नहीं जबकि सभी इनका गाँव में जल दे रहे हैं। जीवन मिशन भी शुरू हो चुका है, इनका जल जीवन मिशन शुरू हो चुका है, फिर भी पानी की सप्लाई नहीं है गाँवों में। बिल्कुल पानी सही की कह रहे हैं। सप्लाई, बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनमें ये प्राधिकरण, जहाँ पैसे ज्यादा फेल मिल है सकते बिल्कुल। हैं, वहां पे लिया जा सकता है, वहां प्राधिकरण प्रोवाइड कर सकता है। अब ये बंगेल में आज 400 करोड़ की भ्रष्टाचार की इमारत इन्होंने एलिवेटेड रोड बनाई रखी है, जिसे आज जो है सब्जी मंडी में तब्दील हो चुकी है।
और 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, बढ़ के अब बनना है। वहां के लोग परेशान है, 15-16 गांव वहां से परेशान है। दो गांव तो वही है जो मार्केट से संबंधित है, और जो बाकी आश्रित गांव थे जो जाया करते थे वहाँ, सब वहां पे परेशान है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण के कान पे जू नहीं रहती है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के साथ जो भेदभाव है वो लगातार इनका चलता जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं जो है हमें इस पे प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि आज शिक्षा विषय है, तो शिक्षा के ऊपर कम से कम मुझे लगता है कि आज सबसे पहले तो हमारे प्रतिनिधियों से ये मिलकर हमें कहना पड़ेगा कि इसमें एक्ट में बदलाव हो, अपग्रेडेशन हो, और एक्ट में बदलाव हो, नए विद्यालय भी खोले जाएं, नए बड़े विद्यालय जो जैसे विनोद सर ने कहा कि हमारे यहाँ पे सरकारी विद्यालय लिमिट में 1-2 सरकारी विद्यालय है, क्या मजाक बना हुआ है इन्होंने कि भाई जो है डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर। तो इसको कहीं ना कहीं इस पे बात होनी पड़ेगी, इसका आंदोलन जरूरी है शिक्षा के प्रति। और ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो चाहे मूल हो चाहे वो किराए पर रहने वाले हो, उनको सबको मिलकर इस बात पे आगे बढ़ना पड़ेगा। श्वेता जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे यहाँ की बेहतरी के लिए? श्वेता जी। मैं भी सर रंजन भैया के और मुकेश दीदी के बिल्कुल साथ हूँ कि आपका यहाँ पे इंटर कॉलेज और आपका हाई स्कूल के बड़े विद्यालय बनने चाहिए, जिससे यहाँ की जो जनसंख्या है, जो गरीब तबके के लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, सर ऐसा नहीं है कि सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं बड़े स्कूलों की फीसों को। गाँव में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं भेज सकते बड़े स्कूल में, तो उनके लिए आपका इस तरह के विद्यालय बनाए जाए और हमारे क्षेत्र का हर बच्चा पढ़ सके आराम से। जी जी। प्रधान जी, अब लास्ट सवाल आपसे कि जी आपने सबकी बात सुनी, कंक्लूजन में क्या बगल के जो दिल्ली का जो इलाका है, जी डीएम के पास इस तरह का प्रस्ताव जाना चाहिए कि वो बगल के दिल्ली के, जैसे हमने बहुत दिन पहले कहा था कि दिल्ली में जो पुलिस व्यवस्था है, ऐसी पुलिस व्यवस्था नोएडा की भी होनी चाहिए। तो जैसी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में है, दिल्ली के स्कूल है जितनी जनसंख्या के आधार पर आसपास में है, क्या उस पर स्टडी होकर उस फार्मूले को नोएडा में लागू नहीं किया जाना चाहिए? विमले जी, क्योंकि अब टाइम हमारे पास 1 मिनट का बचा है, अब बस आधा मिनट में अपनी बात बताएं। जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि इसके लिए हमारे विधायक और सांसद को भी इसमें प्रयास करने चाहिए कि इसमें नियम में बदलाव किया जाए। ये जो मैंने जैसे पहले से ही कहा कि जो इन्होंने रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल का कि भाई इतने 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी का इन्होंने जो रखा हो, सबसे पहले तो इसी को बदलना होगा इन्हें, और स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए। और दिल्ली की तर्ज पे दिल्ली का मॉडल जो है वो इतना सक्सेसफुल मॉडल हुआ है कि उनको वो मिलिंडा और वो देखने आई थी, वहां से अमेरिका से बिल्कुल देखने आई थी, तो वो उस मॉडल को हमें कहीं ना कहीं ठीक दिल्ली से लगा हुआ जो जो बिल्कुल ठीक एरिया है, है, जो अभी ठीक पुराने स्कूल है जहाँ पे, वहां पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का ठीक हमारी तरफ से ठीक पत्र जरूर जा सकता है। नोवरा है, ठीक है, विलेज केयर ठीक 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 फाउंडेशन है, ठीक ग्राम है, अब प्रधान समाप्त संगठन होने है, तो इस वाला है। तरह का आप, पत्र हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि धन्यवाद। सरकार इस पर एक फ्रेमवर्क बनाएगी, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खास तौर पर शिक्षा में जो सरकारी शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। दिन के पेज में लाइव